नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में पर्यावरण पारिस्थितिकी में हरितगृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जरूर देखिए उसको। आने वाले लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं। तो हरितगृह प्रभाव क्या है? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो कुछ ऊर्जा पृथ्वी द्वारा अवशोषित हो जाती है तथा कुछ ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में जाने लगती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें इस गर्मी को बाहर जाने से रोक लेती हैं और उसे अपने पास रोक लेती हैं। मतलब बाहर जाने से रोक लेती हैं, उस गर्मी को क्या करते हैं? अपने पास रोक लेती हैं। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की गर्मी को रोक कर रखना ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। मतलब ये सिंपल परिभाषा इसको कह सकते हैं। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की गर्मी को रोक कर रखना ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। इन ऊष्मारोधी गैसों के कारण जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा परावर्तित करके वो गैसें रोक ले रही हैं, बाहर नहीं निकलने दे रही हैं वायुमंडल से, उन गैसों के कारण पृथ्वी के औसत ताप में हर साल वृद्धि हो रही है, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये सूर्य है। सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। तो कुछ ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जैसे सूर्य की किरणों पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हानिकारक होती हैं। उन किरणों को जो वायुमंडल में समताप मंडल में हमारी ओजोन गैस पाई जाती है O3, वो क्या करती है? पराबैंगनी मतलब हानिकारक किरणों को रोक लेती है, सोख लेती है। और जो ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है, सौर विकिरण की जो ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, वो क्या करती है? कुछ ऊर्जा तो पृथ्वी अपने सोख लेती है, लेकिन कुछ ऊर्जा को क्या करती है? वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है। जो ऊर्जा को परावर्तित कर देती है उसे कहते हैं पार्थिव अवरक्त विकिरण। अब कुछ ऊर्जा तो जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प भी है, CFC क्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, ये गैसें और ओजोन गैसें क्या करती हैं? कुछ तो गर्मी को सोख लेती हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करती हैं? ये कुछ को सोख लेती हैं किरणों को और कुछ को फिर पुनः पृथ्वी पर वापस भेज देती हैं। तो पृथ्वी इस कारण पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक तो ये जो पृथ्वी से सूर्य से जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, पृथ्वी को सोख लेती है और जो ऊर्जा यहाँ से टकरा कर फिर वायुमंडल के द्वारा बाहर निकलना चाहती है, ये जो गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, ये उस ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देती हैं। उस ऊर्जा को वापस पृथ्वी पर पुनः भेज देती हैं। तो जिसके कारण क्या हो रहा है? पृथ्वी का तापमान धीरे-धीरे हर साल बढ़ता जा रहा है। गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब वो मुख्य गैसें कौन है? ग्रीन हाउस जो मुख्य गैसें कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, लगभग वायुमंडल में 66% पाई जाती है। वैश्विक ताप वृद्धि में मुख्य कारण है ये। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है ये। दूसरा नंबर मेथेन का है, CH4, लगभग 16% पाई जाती है, 16% जिम्मेदार है ये। और HCFC ये लगभग 2% है। नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 7%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग 8% और अन्य में 1%। तो ये कितना कितना प्रतिशत है आप लोग जरूर याद रखिए। इसका क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस सर्वाधिक और मतलब ग्रीन हाउस गैसों का क्रम लगाइए। तो सबसे कम सबसे ज्यादा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेथेन, मेथेन के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद HCFC, उसके बाद ही अन्य गैसें लगाएंगे। आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने दिया था। कब दिया था? 1984 में दिया था। पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है? जलवाष्प है, H2O है। H2O भी ग्रीन हाउस गैस है। ये भी क्या करती है? पृथ्वी पे जो सूर्य की किरणें आती हैं, जब वापस वायुमंडल से बाहर निकलने लगती हैं, तो जलवाष्प भी उन किरणों को रोक लेता है, बाहर नहीं निकले। सर्वाधिक यही रोकता है, जलवाष्प। लेकिन अगर सवाल आए कि प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो आप जलवाष्प लगाएंगे। नहीं तो सबसे ज्यादा क्या लगाएंगे आप? CO2 लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस जो मुख्य जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसों के लिए, तो कौन सा जिम्मेदार है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है
कुछ गैसें ऐसी हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब प्रोपेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये किसके लिए जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा के लिए ये जिम्मेदार गैस है, लेकिन ये सब ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। बाकी ऊपर जो बताया गया जितनी, वो सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। और कौन है? जलवाष्प, ये प्राकृतिक रूप से वातावरण में सर्वाधिक पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। आज दिन देखते हैं फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, मतलब जो वाहन है उनसे भी धुआं निकल रहा है, तो इससे क्या निकल रहा है? सब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कहाँ जा रहा है? सब वातावरण में जा रहा है, जिसके कारण हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो धरती के लिए लाभकारी भी है, लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। लाभकारी क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी है, जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे नहीं पाएंगे, वो जीव जंतुओं के लिए नुकसानदेह होगा। तो लेकिन कहा जाता है ना कि जैसे किसी चीज की जब मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो वो नुकसान करने लगती है, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वो पृथ्वी पर दिन पर दिन बहुत ज्यादा हो रही है। जितनी क्षमता है पृथ्वी की उससे ज्यादा कहीं बढ़ रही है। आगे देखते हैं, मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। जो मेथेन गैस है उसे मार्स गैस भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। या धान के खेतों में भी पाई जाती है, धान के खेतों में मेथेन गैस पाई जाती है। पशु जब जुगाली करता है तो उसमें मेथेन गैस निकलती है। जहाँ दीमक पाए जाते हैं, मिट्टी में जहाँ दीमक पाए जाते हैं वहां भी मेथेन गैस होती है। और बायोगैस की मुख्य घटक कौन है? मेथेन है। बायोगैस की मुख्य गैस कौन है? मेथेन है। कोयला खदानों में भी यह गैस पाई जाती है, मेथेन गैस। तो इतना पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मेथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग आर्द्र भूमि से होता है। कहाँ से होता है? मेथेन गैस प्राकृतिक रूप से जहाँ सर्वाधिक कहाँ से उत्सर्जित होती है? आर्द्र भूमि वाले क्षेत्रों से उत्सर्जित होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, फसलों के दहन के कारण वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें जाती हैं? जो फसलों के दहन के कारण, मतलब जो फसल के अवशेष बचते हैं उनका जब दहन किया जाता है, जला दिया जाता है खेतों में, तो उससे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो रहा है, उससे कौन कौन से गैसें निकलते हैं इसमें देखते हैं। इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, मेथेन निकलता है और ब्लैक कार्बन निकलता है। फिर ऑर्गेनिक कार्बन निकलता है, ओजोन भी निकलता है, निलंबित कण निकलते हैं और एरोसोल्स निकलते हैं। ये सब गैसें हैं जो फसलों के अवशेष जो बलते हैं उनको खेतों में जलाने से ये सब निकलते हैं। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। अभी ऊपर ही पॉइंट बताए हैं क्यों लाभदायक है और हानिकारक क्यों है। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है? भूमंडलीय तापन के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है और भूमंडलीय तापन के कारण क्या हो रहा है? बर्फ तेजी से पिघल रही है। सागर तट के सीमावर्ती क्षेत्र डूब रहे हैं। क्या है? भूमंड ताप बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, पिघलने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तो देश के जो समुद्रवर्ती क्षेत्र हैं, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं, वो क्या हो रहे हैं? डूब जा रहे हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना, समय से पूर्व क्या हो रहा है? आम में बौर आ जा रहा है। मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। बाढ़ और सूखा की समस्या आजकल ज्यादा आने लगा है। जैव विविधता को भी नुकसान हो रहा है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन हो रहे हैं। प्रवाल भित्ति का विरंजन हो रहा है। समुद्र में जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं उनका क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है उनको। सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर की है। जो ग्रीनलैंड द्वीप है, जो हिमचादर वहां पे फैला हुआ बर्फ जमी हुई है, और आर्कटिक जो है वहां के जो पारिस्थितिकी तंत्र है दुनिया में सबसे भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है सबसे पहले यही प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहले यही प्रभावित हो रहे हैं। कहने की बात वही है, जो सबसे ज्यादा कमजोर रहेगा उसी को सबसे पहले बीमारी लगेगी। आगे देखते हैं,
1900 ईस्वी के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है। 1990 से देखा जाए तो आज 2025 चल रहा है, अब तक पृथ्वी के औसत तापमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। 2100 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि इसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखा जाए, पृथ्वी का तापमान उतना नहीं बढ़ने पाए। हरितगृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हरितगृह प्रभाव नहीं रहे, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं हो, तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो माइनस में चला जाएगा, अर्थात पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी और यहाँ रहना आसान नहीं है। एक तरफ तो ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा किसी चीज की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो वो नुकसानदेह होता है। आगे देखते हैं, दुनिया के सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश। तो दुनिया के 5 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन-कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पर है चीन, जो लगभग दुनिया का 30% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो लगभग 15% का उत्सर्जन करता है। भारत तीसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया में भारत कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। ये लगभग 7 से 8% का उत्सर्जन करता है। रूस लगभग 5% का उत्सर्जन करता है और फिर 5वें नंबर पर कौन है? जापान है। तो टॉप 5 ये हैं जो दुनिया के कार्बन उत्सर्जक देश हैं। मतलब देखा जाए तो 30, 15, 45 हो गया, 45 और 8 और जोड़ लिए 53, 5 कितना हो गया? लगभग 60%। 60 और भी जापान को जोड़ा लगभग 65, मान लीजिए 65% के आसपास ये 5 देश हैं जो दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये दुनिया के लिए चिंता की बात है। इसको सभी देशों को, हाँ, हालाँकि भारत जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है कि वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन है उसकी धीरे-धीरे कमी लाना शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका जैसे देश जो विकसित हो चुके हैं, वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी नहीं कर रहे हैं। अगला है, भूटान देश को दुनिया का कार्बन नेगेटिव देश माना जाता है। कार्बन नेगेटिव देश क्यों माना जाता है इसको? क्योंकि ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है ये देश, उससे ज़्यादा इसके पेड़-पौधे क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे हैं। भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2070 तक। ये कॉप 26 जब सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत ने ये घोषणा किया था, उसी में ये लक्ष्य निर्धारित किया था। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 100% मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन लेखपाल में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।